हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रोसीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में प्यारे बच्चों हम लोगों ने वर्णमाला की एक क्लास कर ली थी। और मैं चाहूँगा कि जितनी भी क्लास, अगर पिछली क्लास वर्णमाला की आप सभी लोग नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की ये जो क्लास होगी इसमें हम लोग वर्णमाला को फिर से एक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने प्यारे बच्चे नए जुड़े वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी, आज जैसे वर्णमाला, मैं चाहूँगा कि वर्णमाला में एक प्रकार से लगभग एक वर्णमाला की 2 क्लास करूँगा मैं। और मैं ये बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये आप सभी के लिए, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रवेश परीक्षा या और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं कराऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप पिछले साल के पेपर से उठा के देख लीजिएगा और सारी बातें आप सभी को समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी सभी के डाउट हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, कितना भी कमज़ोर बच्चा हो एक बार क्लास करिएगा, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे मन में ये होता है कि हिंदी हम क्यों पढ़े। देखिए, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बेसिक तरीके से, प्यारे बच्चों, जैसे कि पता होगा कि हमें किसी भी विषय को पढ़ने के लिए इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे कि मान के चलिए आप पुलिस बन गए। प्यारे बच्चों, आपको पता है पुलिस बन गए और आप हिंदी भाषा के ज्ञानी नहीं हैं, आप हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जैसे आसपास के जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर कुछ व्यक्ति जो होंगे, आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो हिंदी भाषी देश है, मतलब ज़्यादातर लोग हिंदी समझ लेते हैं, इंग्लिश कम समझ पाते हैं। अभी आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी लोग इंग्लिश नहीं जानते हो। तो प्यारे बच्चों, हिंदी हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी भाषा है। और कुल मिला जुला के बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि हिंदी हम लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी भाषा में समझा सकें। हिंदी एक प्रकार की भाषा है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हम एकदम छोटी सी चीज़ से शुरुआत करते हैं, मतलब एकदम छोटा सा, कि सर हिंदी की शुरुआत कैसे हुई होगी। अगर हिंदी आया, हम लोग इस दुनिया में पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद कैसे ये सब भाषाएं बन गई। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सब भाषाओं को जानने के लिए कैसे हम लोग शुरुआत किए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जैसे ये हिंदी हो गया, हिंदी में हम लोग जैसे आप किसी से कलम मांगते हैं कि कलम दो, आप कहेंगे सर कलम की बात कर दिए तो कलम हो गया। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, देखिए 1 2 3, यहाँ पर आपको 3 अक्षर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 3 अक्षर। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 3 अक्षर बने होंगे तो ये पहला अक्षर कहीं से आया होगा, फिर ये दूसरा अक्षर कहीं से आया होगा, ये तीसरा अक्षर कहीं से आया होगा। ये कहाँ से आया, कैसे आया? प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम अगर कुछ, हम जैसे बोलते हैं कल, कल आना, तो प्यारे बच्चों ये सब देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे ये सब कहाँ से आया। सब ये सब जो एक एक वर्ड लिखे हैं, एक एक शब्द लिखे हैं, ये सब कहाँ से आए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इन्हीं के बारे में देखने का प्रयास करते हैं और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये सारे वर्ड कहाँ से आए। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं। तो हम हिंदी में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा प्यारे बच्चों, वो है वर्णमाला। और वर्णमाला में हम लोग आज यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, वर्णमाला क्या होता है प्यारे बच्चों। तो एक चीज़ समझिए, कभी भी किसी भी शब्द को तोड़ा करिए 2 भागों में। जैसे वर्ण लिखा है ना, वर्णमाला लिखा है तो इसको 2 भागों में तोड़िए। एक साइड लिखिए वर्ण और एक साइड लिखिए माला। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वर्ण के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन माला तो जानते हैं। जैसे हम लोग प्यारे बच्चों आप सभी से कहते हैं कि फूलों की माला। किसकी माला? फूलों की माला। तो आप कहेंगे सर जी हाँ, फूलों की माला में क्या, फूलों की माला में क्या कांटे होते हैं? नहीं ना। तो फूलों की जब माला होती है प्यारे बच्चों तो उसमें फूल होते हैं। फूलों की माला में क्या होता है? फूल होता है। इसी प्रकार वर्ण की माला में क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ण होता है। वर्णमाला में क्या होता है? वर्ण होता है। जिस प्रकार फूल की माला में फूल होता है, उसी प्रकार वर्ण की माला में वर्ण होता है। वर्ण होता क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग अपनी शुरुआती यात्रा में, अर्थात पढ़ाई जब से शुरू की हम लोग बचपन से, जब 1 क्लास में रहे थे और 2 में आए, 3 में आए, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों को सबसे पहले वर्णमाला में हम लोगों को देखने को मिला था अ से लेकर ज्ञ तक।
ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली थी, समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अ से लेकर ज्ञ तक जो लिखी मिलती थी इसी को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। प्यारे बच्चों, ये इसकी अभी परिभाषा सब मैं बताऊंगा, ध्यान रखना है। हमको पता है हिंदी भाषा अर्थात किसी भी भाषा बोलने के लिए हमको इन सब अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। तो ये अक्षर को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा बोलने के लिए हमको इन सब वर्णों की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब वर्ण के बारे में जानना हमें जरूरी है। अब अ से लेकर ज्ञ तक की जो हमारी सारी चीजें हैं ये हमारी वर्णमाला कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ क ख ग घ, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? वर्ण है। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि जब ये अकेला रहता है और अ है तो हम इसको कहेंगे ये क्या है प्यारे बच्चों? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अब जैसे मैं कह दूं ये क है तो प्यारे बच्चों ये क्या है? ये भी वर्ण है। कोई समस्या? आप पहचान लोगे वर्ण है। अब मैं आपसे पूछूं च क्या है, तो सभी प्यारे बच्चे कहेंगे सर जी ये वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अकेला काला था, अब यहाँ पे हम दो लोगों को कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कल हो गया, तो प्यारे बच्चों जब ये एक से जैसे ही दो हो गया तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाने लगेगा? शब्द कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? शब्द। हमने क्या कहा? सबसे पहले जब अकेला रहेगा तो वर्ण, वर्ण के बाद क्या बनेगा? शब्द। अब जैसे मैंने कल लिखा, अब यहां से मैं एक बात और लिखता हूं, मैं कल आऊंगा। अब सभी प्यारे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सर ये जब अकेला रहता था तब तो इसको वर्ण बोलते थे, जब दो हो गए तो इसको शब्द बोलने लगे। लेकिन अब देखिए अलग अलग मिलकर सभी चीजें, ये क्या है? आप कहोगे सर ये अकेला है, ये क्या है? वर्ण है। वर्ण है, इसकी मात्रा हटा के तब जो म वर्ण है, मैं नहीं। अब ये कल क्या है? कल प्यारे बच्चों शब्द है। कल क्या है? शब्द। ऐसा मत सोचिएगा मैंने मैं को बता दिया वर्ण, ध्यान रखिएगा केवल म वर्ण है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वरना कभी कभी ऐसा होता है। अब ये आऊंगा ये भी क्या है प्यारे बच्चों? शब्द है। दो अक्षर का हो चाहे तीन अक्षर का हो, ये सब क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो अब देखिए ये सब मिला के, ये सब मिला के क्या प्यारे बच्चों? मैं कल आऊंगा, ये मिला के क्या बन जाता है? एक वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य। तो आपको पता होना चाहिए वाक्य बन जाता है। जैसे आप समझ में आ कि सबसे छोटा वर्ण, वर्ण से क्या बनता है प्यारे बच्चों? शब्द। शब्द से क्या बनता है? शब्द से प्यारे बच्चों बनता है वाक्य बन जाता है। क्या बन जाता है? वाक्य। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ये तो आप आसानी से जान गए होंगे कि सर वर्णमाला जो होता है वो वर्ण की माला होता है। वर्ण क्या होते हैं? अ से लेकर ज्ञ तक होते हैं। इसी में स्र भी आता है, ध्यान रखिएगा। स्र, स्र ज्ञ के बाद आता है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जानते नहीं है कि ज्ञ के बाद स्र आता है, श्रवण वाला स्र। तो फूलों की माला हो गई। क च म ये सब आप सभी को पता हो गया, वर्ण हो गया। कल क्या हो गया? शब्द हो गया। मैं कल आऊंगा, ये सब क्या हो गए? वाक्य हो गए। तो आप सभी को वर्ण, शब्द और वाक्य में सारी बातें पता चल गई होंगी। तो क्या आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर मैं क के बाद च फिर ट लिख दूं, य लिख दूं, ल लिख दूं, तो क्या यह भी वर्णमाला है? नहीं प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अ के बाद क्या आना चाहिए? अ के बाद जब तक आप आ नहीं लिखेंगे, छोटी ई नहीं लिखेंगे, फिर बड़ी ई नहीं लिखेंगे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, तब तक ये आप सभी का गलत होता रहेगा। क्या होता रहेगा? गलत होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना तो ये वर्णमाला नहीं है, क्योंकि यह वर्ण का व्यवस्थित क्रम नहीं है। क्या है? वर्ण का व्यवस्थित क्रम नहीं है। वर्ण का व्यवस्थित क्रम नहीं है, इसलिए वह वर्णमाला नहीं है। हाँ, अकेला जो क है ये एक वर्ण है, ये बात तो मानिए आप कि सर ये क जो है ये वर्ण है। लेकिन अगर ऐसे मैं लिख दूं क च ट त य र ल व, ऐसे लिख दूं तो ये वर्णमाला नहीं है। वर्ण और वर्णमाला दोनों में अंतर समझिएगा। वर्णमाला मतलब होता है समूह, पूरा वर्ण का समूह, और वर्ण का मतलब केवल एक चीज। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल एक अक्षर। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गया कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं होगा तो उसको हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। अगर वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यहाँ से परिभाषा निकल के आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी। सभी बच्चे ध्यान दें, वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी। वर्णमाला की परिभाषा मैं यहाँ से आप सभी को लिख देता हूँ, हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। वर्णमाला लिख लीजिएगा, वर्णों के
व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को लिख लीजिएगा। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा आप सभी से पूछी जाती है, एकदम इसको दिमाग में रखना है, ये भूलना नहीं है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भैया? वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, वर्णमाला के बाद हमको पढ़ना होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? आप यहाँ पर लिखिएगा, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ये पूछा गया है, अक्षर भी कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, एक चीज़ पढ़े होंगे आप सभी लोग, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, अ लिखा होता है, ज लिखा होता है, य लिखा होता है, अजय। अजय का मतलब होता है प्यारे बच्चों अधनजय, मतलब जिसकी, अ का मतलब होता है नहीं और जय का मतलब होता है जय, जिसका जय ना हो अर्थात अजय। अजय आप लोग जानते हो कि जिसके साथ अ लग जाता है उसका अर्थ हो जाता है नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे और आप सब और कुछ ऐसे वर्ड ले लीजिए, जैसे होता है अनुकूल। अनुकूल होता है ना, अनुकूल होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए अ लग जाता है तो इसका न मतलब हो जाता है, समझ रहे हैं? इस तरीके से आप सभी को समझना होगा। आप लोग उसमें पढ़े होंगे, जैसे विलोम शब्द हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 5, 6, 7, 8 में, तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि अ लग जाता था तो इसका निगेटिव हो जाता था, समझ रहे हैं? तो जैसे आदर का हो जाता है अनादर, इस तरीके से आदर का अनादर हो जाता था, अ लग जाता था। इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमारे किसी भी शब्द में अ लग जाता है तो कहीं ना कहीं इसका सेंस निगेटिव हो जाता है, मतलब ना शब्द इसका सेंस देने लगता है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ण समझ गए, वर्ण को क्या कहते हैं भी? अक्षर कहते हैं। और अक्षर का अब अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग अक्षर का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब यहां से ध्यान रखिएगा, अक्षर, अक्षर का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं अधनक्षर। आ का मतलब हो जाएगा नहीं, और क्षर का मतलब होता है क्षर, मतलब जिसका क्षर ना हो। मतलब ये क्या निकल के आया? जिसका क्षर ना हो। क्षर मतलब टूटना। आप हमको ये बताइए, आप अ को तोड़ सकते हैं? अ को तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं तोड़ा जा सकता। आप कहेंगे सर आ को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन मैं आप सभी से कहूं कि कल को तोड़िए, तो आप कल को तोड़ लोगे? तो कहोगे सर जी बिल्कुल तोड़ लेंगे। क धन ल, कल टूट गया। लेकिन क्या अ टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। च टूट सकता है? त टूट सकता है? नहीं टूट सकता। इस वजह से प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जिसका क्षर नहीं होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा भैया अक्षर। अक्षर या वर्ण, अक्षर को ही वर्ण भी कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का दो नाम होता है, ऐसे ही अक्षर के भी दो नाम है, या तो उसको अक्षर कह लीजिए या तो वर्ण कह लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन वर्णमाला नहीं कहेंगे, वर्णमाला तब कहेंगे जब पूरा ग्रुप एक साथ होगा। और कैसा ग्रुप? एक क्रम से, व्यवस्थित रूप से। ऐसा नहीं कि क के बाद ट है, त है, प है, इस तरीके से बोल दे हम वर्णमाला है, नहीं। वर्णमाला तभी बोलेंगे जब एक व्यवस्थित तरीके से क ख की, क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक, इस तरीके से हमको पूरा अच्छे से दिया होगा, तब हम कहेंगे वो वर्णमाला है। और इसी वर्णमाला में हम लोग एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को उठा के शब्द बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक एक शब्द को उठा, एक एक वर्ण को उठा के शब्द बनाते हैं। और वही शब्दों को, एक एक शब्द को जोड़कर बड़े बड़े हम लोग क्या बना देते हैं? वाक्य बना देते हैं। फिर और उपवाक्य बना देते हैं, पदबंध, अभी आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि सर इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। अक्षर का मतलब होता है अधनक्षर, जिसका क्षर ना हो। अब देखिए आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, अब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? आप सभी से कह देगा कि वर्ण, कहेगा वर्णमाला का वर्णमाला की परिभाषा है, या वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 विकल्प दे देगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं,
देखिए व्यवस्थित हटाया कि गलत हुआ, और ऐसा नहीं है, ये पूछा हुआ सवाल है। इस तरीके से आपके सवाल आते हैं। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, आप उत्तर प्रदेश पुलिस प्रवेश परीक्षा की तैयारी में देख लीजिए, तमाम जिसमें हिंदी आती है आप देखिएगा उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे कहेगा और यहाँ से आपसे पूछेगा वर्ण को और क्या कहते हैं, वर्ण का अन्य नाम होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में अक्षर होगा, आप अक्षर को टिक करेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए वर्णमाला हो गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, वर्ण अक्षर भी हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सर जी वर्णमाला से, वर्णमाला था, वर्णमाला से हम लोग क्या बनाए, वर्णमाला में हम लोग सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़े, और वर्ण से बनता है शब्द, ये सबको पता होना चाहिए। तो हमको तो पता है ना कि सर हम लोग पढ़ने आए हैं, चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हमने वर्ण को देखा, और वर्ण से बनता है शब्द। अब कहीं ना कहीं हमको शब्द के बारे में जानना है, क्योंकि वर्ण के बारे में जान गए कि वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर, क्योंकि जिसका क्षर ना हो उसे कहते हैं अक्षर। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, कभी कभी देता है आप सभी के एग्जाम में, ये तो सब लोग आप लोग जानते होंगे। तो चलिए यहाँ से आप सभी लोग शब्द की परिभाषा देखेंगे, शब्द किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा मैं आप सभी से पूछूं, वर्ण छोटा होता है कि शब्द, तो आप कहोगे सर वर्ण छोटा होता है कि शब्द। आप देख रहे हो कि सर वर्ण में केवल एक अक्षर होता है, लेकिन शब्द में 2 अक्षर होते हैं, कम से कम 2 अक्षर होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि सर ये हमारा वर्ण जो होता है वो छोटा होता है, अर्थात मैं इसको कह सकता हूँ छोटी इकाई। क्या कह सकता हूँ भैया? छोटी इकाई। लेकिन शब्द क्या होता है? शब्द भैया, शब्द इससे बड़ा होता है, वर्ण से बड़ा होता है शब्द। और शब्द के लिए ध्यान रखिएगा, इसको भी कहते हैं, इसको भी छोटी इकाई कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है, क्योंकि आपको पता है ना अ का कोई अर्थ है, आप अ का कोई अर्थ है नहीं ना, लेकिन जैसे मैंने कहा कल, कल का मतलब आपको पता चल गया नेक्स्ट डे। जैसे मैं कहूँ इस तरीके से आपको पता चला कि इसका अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे सार्थक छोटी इकाई। क्या कहेंगे भैया? सार्थक छोटी इकाई। इसको छोटी इकाई कहेंगे, लेकिन इसको सार्थक छोटी इकाई। किसकी छोटी इकाई? ये आपको ध्यान रखना है कि ये सार्थक छोटी इकाई है, लेकिन किसकी छोटी इकाई है? और ये हमारी क्या है भैया? छोटी इकाई। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, भाषा जो हमारी, ये हिंदी क्या है भैया? हिंदी हमारी भाषा है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते भैया? भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। एक परिभाषा और लिख लीजिएगा, भाषा की परिभाषा नहीं है वर्ण की, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आगे बात शब्द की, तो शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा की, क्योंकि किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपको कम से कम कोई वर्ड लेना ही पड़ेगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वर्ड आ रहा है, क आ रहा है, च आ रहा है, ट आ रहा है, प आ रहा है। तो सबसे छोटा अक्षर कौन सा आ रहा है? यही सब आ रहा है ना, क च ट त प य व, ये सब आ रहा है। इन सभी को जब हम मिला के कोई शब्द बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ कलम, तो मैंने क को लिया, ल को लिया, फिर तीनों को जोड़ा, तब जाके शब्द बना। तो ये भाषा ही तो है हम जो बोल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है ही, लेकिन इसका अर्थ होता है सार्थक इकाई। और वर्ण सार्थक इकाई इसलिए नहीं होता क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ये सब पूछे गए प्रश्न है, ऐसे सीधा सीधा। आप लोग प्रीवियस ईयर पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आपसे पूछा गया सीधा सीधा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अर्थात सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ आपसे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ चर वट न प, क्या इसका कोई अर्थ है? क्योंकि सर बिल्कुल नहीं, इसका कौन सा अर्थ है? तो ये क्या शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं है। जैसे मैं कह दूं कटम, कटम का कोई अर्थ है? नहीं है, ये भी शब्द नहीं है। अगर मैं कह दूं कटहल, तो आप कहोगे सर इसका अर्थ है, अर्थात ये क्या है? ये शब्द है। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि सर शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, और वर्णमाला क्या होता है। 3 बातें आप जान गए
कि अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसको शब्द जीवन में नहीं कहेंगे, जब तक अर्थ निकलेगा नहीं तब तक। और अकेला रहेगा तो वर दो हो गए और उनका दो हो और उनके अर्थ भी हों, तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण कहते हैं। इस तरीके से हमारा वर्ण हो गया, वर्णमाला हो गया, शब्द हो गया। आशा करूंगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई, ये सब आप लोग जान गए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भैया क्या, अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला के और आगे। चलिए अब प्यारे बच्चों आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, वर्ण के भेद। जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं ना, किसी के बारे में पढ़ते पढ़ते अब थोड़ा सा और डिटेल में घुसेंगे। भैया वर्ण पढ़ लिए, और वर्ण कितने प्रकार का होता है ये भी सारी चीजें देखेंगे। तो वर्ण के भेद में आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। अगर किसी बच्चे को पता हो तो बताइए, वर्ण के कितने भेद होते हैं आप सभी लोग बताइएगा। आप कहेंगे सर एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन और एक होता है अयोगवाह। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जानते होंगे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अब अयोगवाह भी होता है। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, समझ रहे हैं? जितने बच्चों को नहीं पता है तो अब ध्यान रखेंगे। अब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे क्या बच्चों हम लोग ध्यान रखेंगे, जो स्वर हो गया, व्यंजन और अयोगवाह। जैसे हम लोग अ हो गया, सबकी परिभाषा बताऊंगा। आ हो गया छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, बस। और व्यंजन में क्या हो गया? क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग। इस तरीके से प्यारे बच्चों अंग यहाँ पर लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ से हमारा पूरा आ जाता है ज्ञ सर। ये सब प्यारे बच्चों हमारे क्या हो जाते हैं? व्यंजन हो जाते हैं। अब प्यारे बच्चों अयोगवाह में क्या आता है? अयोगवाह में प्यारे बच्चों हम लोगों को पता हो जाए, अंग आता है और अहा आ जाता है। ये सब हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए, ये व्यंजन हो गया और ये क्या हो गए? अब यहाँ से आप लिख सकते हैं च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न। इसको लिख लेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, औसर। प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को नहीं पता होंगी और मैं आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आप सभी को ये भी अभी नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि छोटा ऊ का मात्रा कब प्रयोग करते हैं, बड़ा ऊ का मात्रा कब प्रयोग करते हैं, छोटी की मात्रा कब प्रयोग करते हैं, बड़ी की मात्रा कब प्रयोग करते हैं। आज मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको आज के बाद ये कभी कन्फ्यूजन दूर, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कब छोटी, कब बड़ी, कब छोटा हो, कब बड़ा हो, आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों की कब हम लोग, जैसे आप हम लोगों को पता होना चाहिए ना, जैसे कृपा लिखना होता है तो कृपा लिखना होता है तो यहाँ पर देखिए री की मात्रा होती है, और कर्म लिखना होता है तो यहाँ पर उड़ने वाला र होता है। तो क्यों ऐसा होता है कि ये छोटी यहाँ पर ये यूज हुआ फिर यहाँ पर यूज हुआ? क्या इन दोनों में कोई अंतर है आप सभी को? और कभी कभी आप लोगों को पता होता है जैसे क्रम यूज होता है, यहाँ पर देखिए ऐसे यूज होता है। तो 3 तरीके की ये सब यूज होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एक कर्म है और क्रम है और कृपा है। इन तीनों का देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि सर छोटा सा, बड़ा सा और खटकोर सा, ये तीनों स कब यूज होते हैं, कहाँ पर कौन सा स को यूज किया जाता है। ये भी सारी चीज़ें आप सभी को अभी नहीं पता होंगी क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप सभी को बताई भी नहीं जाती और पता भी नहीं होता। तो चलिए हम लोगों ने देखा वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह होते हैं। अ आ इ उ ए आई ओ औ। उसके बाद अभी आपको देखना होगा कि सर इसमें री नहीं है, री कहाँ होता है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए।
व्यंजन कितने होते हैं यहाँ पर आपके सामने है, युग्वा अंग और अहा होते हैं। तो प्यारे बच्चों अंग जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। कभी कभी पूछा जाता है, आपसे सीधा पूछा जाएगा अनुस्वार का उदाहरण है, विकल्प में ये दिया रहेगा। और इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा किसमें से विसर्ग है, तो ये ध्यान रखिए विसर्ग कहलाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अयोगवा में 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। स्वर में कितने होते हैं? ये 11 होते हैं। स्वर में कितने होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके मन में आ गया सर ये तो 10 ही है, आपने कहा 11। 11 कैसे होंगे इसके बारे में आप लोग सोचिए जरा। 11 कैसे? अब आपके मन में आ गया सर री ऋषि नहीं लिखे हैं, तो बिल्कुल री ऋषि नहीं लिखे हैं, तो री ऋषि हमारा किस में आ जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए वो हमारा स्वर में होता है। तो कहाँ आता है भैया? ये यहाँ आता है री ऋषि। अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो स्वर कितने हो गए? 11। और व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? अयोगवा। अयोगवा की संख्या प्यारे बच्चों आप सभी से पूछी जाती है 2। अब आप सभी को पता होना चाहिए, सारी चीजें जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाता है भैया अयोगवा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा स्वर हो गए। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक बात और आप सभी से पूछी जाती है, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा। आप सभी से पूछा जाता है चलिए, जैसे आप सभी को एक बात पता होना चाहिए ना, कभी कभी जैसे हम लोग पढ़ने लगते हैं आ आ ई उ ए आए ओ आ। देखिए मैंने पढ़ते टाइम री ऋषि को नहीं बोला, क्योंकि प्यारे बच्चों पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय अर्थात उच्चारण के समय, उच्चारण के समय आपका री ऋषि नहीं बोला जाता। जैसे मैं बोल बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ आ। इस तरीके से मैं बोला, लेकिन मैंने री नहीं बोला। तो यहाँ से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण करते समय अर्थात उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या आप सभी को ध्यान रखना है, स्वर की संख्या 10 होती है। लेकिन लिखित आधार पर, लिखित आधार पर, लिखित आधार पर लिखते समय स्वर की संख्या, ये पूछा गया है लिखित आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लिखते टाइम हम लोग री ऋषि को लिख देते हैं, लेकिन उच्चारण के समय हम लोग क्या करते हैं भैया, यहाँ पर लिख लीजिएगा ये भी, क्योंकि री ऋषि को उच्चारण में बोलते नहीं है, इसलिए। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाता है, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन अयोगवा, ये सारी बातें आप सभी को पता चल गई। अब यहाँ से एक बात और सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी लोग लिखिएगा, अब स्वर की परिभाषा हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, स्वर की परिभाषा। आशा करूँगा यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। स्वर की परिभाषा आप सभी लोग एकदम क्लियर दिख रहा होगा, आवाज वगैरह भी आ रहे होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए स्वर की परिभाषा लिखिए, जो भी वर्ड अभी इसके बारे में समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे स्वतंत्र नहीं लिख जाते, लिख पाते हैं। जो भी वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात इन्हें दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैं आप सभी को समझाऊं, जैसे प्यारे बच्चों आप देखिए, मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने, एक लिखता हूँ अ और एक लिखता हूँ क। आप दोनों को बोलिए, आप बोलेंगे अ, आप देखिए अ में आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बोलिए क, तो आपको ऐसा लग रहा है मैं क बोल रहा हूँ तो लास्ट में अ आ रहा है। जैसे बोलिए च, ऐसा लग रहा है ना अंतिम में अ आ रहा है, च, ट, प, ख, ल, लेकिन अ में में तो अ ही रह जा रहा है, आ में कुछ आ रहा नहीं, ई में आ रहा नहीं, बड़ी ई। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, जिसको आप इन सभी को बोलकर देख लीजिए, इन सभी को जो यहाँ पर 11 ठो लिखे हुए हैं, इन सभी 11 को बोल के देख लीजिए,
तो ये स्वतंत्र होते, इनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में ही स्वतंत्र होते। आ ई उ ए आई ओ अ। तो ये बोले इसमें आएगा, लेकिन ये 11 जो हैं इनको बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप इन सभी को जब बोलोगे तो इसमें आपको देखोगे कि क में कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ अ भी होता है, इसलिए हम लोग क को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो क्या मैं इस तरीके से लिखा हूँ यहाँ सही है? नहीं, इस तरीके से ये सब में हलंत होता है, समझ रहे हैं? इस तरीके से सब में हलंत होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अभी इसके बारे में आप सभी लोग और डीपली से जानेंगे तब समझ में आएगा, समझ रहे हैं? ऐसे हलंत दे देंगे तब ये क्या हो जाता है, तब हमारा समझ में आ जाता है कि भैया अब ये हमारे स्वरिक रूप हो जाते हैं, स्वर के स्वर, तब स्वर कहे जाएंगे जब हम इसमें हलंत लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो क होता है ये किससे मिलकर बना होता है? क धन अ से, इसलिए हम लोग इसको व्यंजन कहते हैं। ये बात आप सभी को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं प्यारे बच्चों, स्वर की परिभाषा। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। परिभाषा पूछी जाती है कि ऐसे वर्ण जिन्हें स्वर कहते हैं, तो उसका विकल्प दिया रहेगा, या तो ऐसे पूछेगा कि स्वर किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा, जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं और जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे पूछेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे व्यंजन। क्या हेडिंग डालेंगे? व्यंजन। सबसे जरूरी ये चीज़ें हैं कि संख्या याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाएगा। व्यंजन, तो चलिए प्यारे बच्चे हेडिंग डालिए क्या? व्यंजन। जो भी वर्ण, लिख लीजिएगा, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, किसकी? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे व्यंजन क्या हो गया? स्वर की सहायता से। उदाहरण स्वरूप आप लिख लीजिएगा, उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे क में क्या होता है प्यारे बच्चों? क धन अ। तो यहाँ देख रहे हैं अ आ गया ना, इसमें छुपा है। जैसे मैं लिखूं च, तो आप च को क्या लिखोगे? च धन अ। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि प्यारे बच्चों की व्यंजन जो होता है इसमें कहीं ना कहीं कोई स्वर छिपा होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं भैया कि जो व्यंजन होता है वो स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है, बिना स्वर की सहायता से इसको नहीं बोला जा सकता। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारा हो जाता है स्वर, हम लोग समझ लिए, व्यंजन समझ लिए, अयोगवा समझ लिए, विसर्ग समझ लिए, अनुस्वार समझ लिए, वर्ण के भेद। सबसे पहले हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या देखा? वर्ण क्या होता है। वर्ण के बाद हम लोगों ने देखा वर्णमाला भी देख लिया। वर्णमाला क्या कहते हैं? जब तक समूह नहीं तब तक वर्णमाला नहीं, समूह बन गया वर्णमाला हो गया। वर्ण क्या होता है? वर्ण में हम लोगों ने देखा तक वर्ण जैसे हो जाता है क च ट त प य व, ये सब यहाँ वर्ण है। शब्द क्या होता है? जब वर्ण को जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है। शब्द के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। तो अभी वाक्य के बारे में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, स्वर व्यंजन हो गया। अब हम लोग यहाँ से स्वर के बारे में थोड़ा सा और डीपली चलेंगे। जैसे वर्ण के बारे में जाने तो वर्ण के भेद देख लिए, वर्ण के भेद में स्वर में आ गया। स्वर के बारे में जान लेंगे फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन के बारे में जान लेंगे तो अयोगवा के बारे में जानेंगे। अब हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चे चलते हैं स्वर के बारे में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं हम लोग स्वर के बारे में, देखते हैं कि स्वर क्या होता है, कैसे होता है। चलिए सारी एक एक बात आप सभी को समझ में आएगी, आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा सा बोलते रहिए। स्वर के आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि स्वर जो होता है हमारे, उसके 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। अभी समझेंगे आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता हुआ होगा कि सर ये स्र तो हम लोग केवल क से लेकर ज्ञ तक पढ़े थे, ये स्र यहाँ कब से आने लगा। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ें हैं, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, सब सीख जाएंगे, निश्चिंत रहें आप लोग। बस डेली आप सभी लोग क्लास करते रहें, रोज रात में आप सभी की क्लास चलती रहेगी। कल आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोगों का धीरे धीरे त्यौहार आ रहा है। चलिए अब यहाँ से हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों, स्वरों के प्रकार। किसके प्रकार प्यारे बच्चों? स्वरों के। तो स्वरों के प्रकार में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसके 3 प्रकार होते हैं। किसके? 3 प्रकार होते हैं स्वर के। कौन सा होता है? पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर। सब समझ में आएगा, एक एक बार समझ में आएगा। तीसरा प्यारे बच्चों प्लुत स्वर। और आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको, अगर प्यारे बच्चों आप सोचिएगा, आपको जब अगर क से क ख ग घ
समझने में कहीं दिक्कत हो रही है और माला समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग 1-2 में पढ़ते थे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे देखिए हम लोग जिसको कम समय लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं बोलूँ अ और मैं लिखता हूँ मैं आ, ये 2 चीज़ें मैं लिखा हूँ, 2 वर्ड लिखा हूँ। आपको बताना है किसको बोलने में कम समय लगेगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे। इसीलिए ह्रस्व मतलब होता है छोटा या लघु, इसको लघु स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और दीर्घ स्वर में क्या होगा भैया? जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। जैसे जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ ऐसे बनाते चाहिए, गजब समझ में आएगा। जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। अपलुप्त स्वर क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। अब इसके सबके उदाहरण बताऊंगा। सबसे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ यहाँ पर आ लिखा है, आप देख रहे हैं कि आ क्या है? आ, तो ज्यादा समय कौन ले रहा है? आ ज्यादा समय ले रहा है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे सामने लिखूं ई और मैं कहूँ बड़ी, आप कहेंगे ई, तो आपको पता चला कि सर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब ज़्यादा समय ले रहे हैं। लेकिन जो हमारे छोटे वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, री, ये हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद जितने लोग बचे आ ई ऊ, उसके बाद ए बचा, ऐ बचा, ओ बचा, आओ बचा, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं प्यारे बच्चों? ये हमारे आ जाते हैं दीर्घ स्वर में। अब आगे यहाँ से ध्यान रखिएगा, आप सबसे ज़्यादा समय जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, ओम बोलते हैं ना, ओम बोलते हैं और आवाज़ आती रहती है ओम, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेता है, इसलिए राम ऐसे, तो ये हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये पढ़ना नहीं हमको, बस इतना जानते रहिएगा कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं जिसमें देर लगती है। ओम, राम, ये सब हमारे प्लुत स्वर होते हैं। और लघु स्वर भी कौन से आएंगे? अ, ई, उ और री, छोटे वाले, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब ही बड़ा होता है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर जी ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा इसकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है टोटल 11 होते हैं, तो अगर ये 7 है तो ये 4 है तो ये 7 होगा, 2 2 4 2 6 7, तो 7 4 11 हो गया। ओम तो प्लस स्वर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब ये जो 4 चीज़ें लिखी हैं ये चारों निकालिए, जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इन चारों को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दूसरे से संयुक्त होते हैं, मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। अर्थात कैसे? आप ऐ को देखेंगे तो अधन ऐसे, अधन ई, ऐ। आप इन दोनों को साथ में बोलने का प्रयास करिए, अ और ई दोनों को साथ में बोलिए तो देखिए आवाज निकलेगी ऐ, अधन ई, दोनों को साथ में बोलिए ऐ, ऐ, तो आपको पता चला कि सर ये ऐ निकल के आया। अब अ में बड़ी ई जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों ऐसे बड़ी या ऐ, ठीक है। बड़ी क्या आपको यहाँ पे अ ई जोड़ना होगा, यहाँ पर ए जोड़िए, अधन ऐ, तब आपको देखिए आवाज निकलेगी। ये दोनों साथ में बोलिए ऐ, ऐ, तो ये निकलेगी। तो आपको पता ओ को कैसे जोड़ेंगे? अधन उ, औ हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों अधन उ, औ, औ, इसको बोले अ, दोनों को साथ में बोलने का प्रयास करेंगे तो देखिए यही आवाज निकलेगी औ। अ और उ को बोलेंगे तो ओ निकलेगा, अधन ए इज इक्वल टू। तो ये संयुक्त स्वर इसलिए हैं क्योंकि ये चारों लोग जो हैं वो किसी न किसी से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
ये सब इस एक दूसरे से मिलकर बने हैं, इसलिए इन चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। ऐसे दिए रहेंगे, चारों दिया रहेगा या तो इन सभी में से एक आपको दिया रहेगा, चाहे जो। तो संयुक्त स्वर के उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी बाद में, अभी आपको पता चलना है कि सर संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आपको पता होना चाहिए टोटल। संयुक्त स्वर किस में से निकल के आए हैं, दीर्घ स्वर में से निकल के आए हैं, प्लुत स्वर कोई मतलब नहीं है। चलिए, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो अगला स्टेप हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे स्वर के भेद। अब यहाँ से हम लोग ह्रस्व स्वर हो गया ना, ह्रस्व स्वर हो गया। चलिए, ह्रस्व स्वर हो गया, ये सारी चीजें तो नहीं। चलिए, अब इसके बाद आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करूँगा प्यारे बच्चों, जैसे भी आप सभी को क्लास लगी हो, मैं चाहूँगा कि सभी प्यारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लें। आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को यहाँ से फिजिक्स भी आपको क्लास मिल सकती है, केमिस्ट्री की। आप सभी को पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों क्लास क्यों नहीं हो रही थी, इसका रीजन मैं बता दूँ कि देखिए, एक हमारे बड़े भैया हैं, उनका दिल्ली पुलिस में हो गया था। दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने से पहले क्या होता है कि एग्जाम क्वालिफाई होता था। एग्जाम क्वालिफाई वो कर गए थे, उसके बाद उनका रेस था, रेस मतलब दौड़ में अचानक उनका पैर टूट गया था। इस वजह से मतलब दिक्कत आ गई थी पैर में, इस वजह से अचानक मुझे घर जाना पड़ा था इस बार, इसलिए 10th की क्लास नहीं हो पाई थी। तो सारी चीज़ें आप सभी को ग्रुप में बताई गई थी, बहुत डिटेल वाइज अच्छे तरीके से बताए थे हम। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपसे कल। जैसी भी क्लास लगी हो सभी प्यारे बच्चे कमेंट्स करेंगे, और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।